शेखावटी यूनिवर्सिटी व राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी फाइनल का जूलॉजी का पेपर सेकंड जो 33 मार्क्स का आता है, उसमें से आप इन क्वेश्चनों को याद करके 30 प्लस नंबर है वो आसानी से गेन कर सकते हो। तो मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ये मैं इंग्लिश में यहाँ पर उच्चारण कर दूंगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वन बाय वन देखते जाइएगा, ठीक है। इस चीज के रिगार्डिंग में एक बात कहना चाहूंगा, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के ऑल ओवर जो बीएससी फाइनल के वीडियो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो आपको 33 मार्क्स का इसका पैटर्न इस तरह से मिलेगा। आपको वहां पे 9 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको अति लघुत्मक क्वेश्चन कहा जाएगा। यूट्यूब वीडियो के नीचे पीडीएफ फाइल में, ठीक है। आप मेरे जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे की ओर एक डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ फाइल दी हुई है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे 3-4 पेज में अप्रोक्स 40-50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस एग्जाम्स के, ठीक है। उन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन मिलेंगे 9 नंबर के, ठीक है। आपके 9 नंबर तो यहाँ से हो गए, फिर आपके बचे 24 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। पर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का, ठीक है। 24 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक है। आपके देखो जूलॉजी का जो पेपर सेकंड उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, पेपर ए, सॉरी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। एग्जाम में कंडीशन दी हुई आएगी, सुनना, सभी पार्ट से कम एक क्वेश्चन का चूज करना है, वह अधिकतम 2 क्वेश्चनों का चयन करते हुए अधिकतम 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन चूज किया, यहाँ से एक क्वेश्चन चूज किया, यहाँ से 2 क्वेश्चन चूज किया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं देखो वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपना पार्ट का इकोटोन व एच वर्ड, ठीक है। इकोटोन है, इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। इसके बारे में लिखना है इकोटोन एच वर्ड, ठीक है। समष्टि का तो, ठीक है। देखो एक नाम होता है वेष्टि, समष्टि, ठीक है। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट है जो वेला संगम आवास और जैव स्थिरीकरण, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार। वेला संगम आवास क्या होता है कि इसमें कौन सी कंडीशन दी जाती है? जैव स्थिरीकरण, ठीक है। जो मतलब जो बायो लेयरिंग सिस्टम होता है वो जैव स्थिरीकरण में, देखो मैं इतना इफिशिएंटली इसको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मेरे को छोटे हुए 6 से 7 साल हो गए हैं। मैंने जब नीट की तैयारी की थी 12th के बाद में, तब भी बोटनी को पढ़ा था। उसके बाद में कभी मैंने तो कभी कॉलेज गया, तो आपको समझाने के लिए अदर टीचर्स की हेल्प से मैंने पेपर बनाए। तो वन बाय वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लिविंग का न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। लिविंग का न्यूनता का सिद्धांत ये क्या बोलता है कि मतलब यदि एक जलवायु में एक फैक्टर की यदि कमी हो जाए तो, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग पूरा जो प्लांट है उसमें अनुकूलता की कमी हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा पोषक संरचना का वर्णन, ठीक है। जो न्यूट्रिशन लेवल है उसका वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऊर्जा स्तूप, ठीक है। जो एनर्जी के पिरामिड है, अरे एनर्जी के पिरामिड है, सीधे बनते हैं, उल्टे बनते हैं और सतत बनते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कौन सी कंडीशन में बनते हैं? घास के बनाते हो, समुद्र के बनाते हो, तालाब के बनाते हो। नेक्स्ट है वही प्रवास व अंतर प्रवास। वही का मीनिंग आउट, बाहर की ओर जाना। अंतर प्रवास का मीनिंग है अंतर की ओर, अंदर की ओर आना, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में मतलब दोनों कंडीशन क्या हो गया? प्रवास मतलब गमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ जैव रासायनिक चक्कर, ठीक है। यानी जो बायोकेमिकल चक्कर है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग नाइट्रोजन और फास्फोरस का मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो बॉटनी थर्ड का पेपर है उसका ये जो पार्ट है ये कॉमन है, ठीक है। वहां भी मैंने बताया था नाइट्रोजन और फास्फोरस का चक्कर मेन इंपोर्टेंट है। नाइट्रोजन की रिगार्डिंग NO2 NO3 उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन के NO2 से NO3 में बन गया NH3 जो अमोनिया बन गया। अरे आपने विधियां पढ़ी है ना, जो नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है, वो सब ऑल ओवर इसमें इंक्लूड कर देना। फोस्फोरस रिगार्डिंग फोस्फोरस किस फॉर्मेट में पाया जाता है? S3PO4 में, तो इसका फॉर्मेट PO4 3- में फोस्फेट में हो गया, ठीक है। तो ये चट्टानों में पाया जाएगा मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक कारक है, जैविक कारक में उपभोक्ता, उत्पादक, ठीक है, अप्रतकारी कारक ये हो गए, ठीक है। अजैविक कारकों में जो भी आपके तापमान वगैरह, तापमान, जलवायु, मृदा, ये सब आगे, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। जो छोटी सी डेफिनेशन लिखते हो ना, अरे मेरे ये भी याद है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मने वाले जन्म की संख्या और जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात है सीमाकार की कारकों की संकल्पना, ठीक है। ये जो लिविंग का न्यूनतम सिद्धांत है ये इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सेल्फर्ड के नियम के उदाहरण, ठीक है। ये इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेल्फर्ड वाला अच्छे से देख लेना, ठीक है। सेल्फर्ड का इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है जलवायु कारकों में तापमान की भूमिका, ठीक है। उसमें सबसे जो जलवायु कारक है, ताप है, वायु है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि आर्द्रता है। इन सब में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है? तापमान। इसकी भूमिका मतलब तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, पादपों में कौन से प्रभाव पड़ेंगे? ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा ऑल ओवर इसके, मतलब जाइलम, फ्लोएम, लीव्स पे, फूल पे, फलों पे, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा प्राकृतिक संसाधन। देखो ये इस बार श्योर है क्वेश्चन आएगा,
श्योर है, मैं दे रहा हूँ श्योरिटी। प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण और अन्योनीकरण, ठीक है। आपको इनके अच्छे से मिनिमम दो एग्जांपल याद करने हैं। नेक्स्ट है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। और इसमें क्या होता है, जिस तरह से आपने पढ़ा है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, तो और क्लाइमेक्स कंज्यूमर, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग क्या होता है, मतलब जिस तरह से मान लीजिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये जो तालाब जिले वगैरह वहाँ पे डीडीटी वगैरह इनका पेस्ट का मान लीजिए इसके आसपास के खेतों में छिड़काव किया जाता है, तो मतलब वो छोटे उपभोक्ता से बड़े उपभोक्ता में जाते जाते एक तीर्थ हो जाती है। वो बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा, एसिडिक, ठीक है। ये जो ताजमहल है उसका जो कलर फीका पड़ जाना, वो किसके कारण से होता है, एस्ट्रोसोपोर NO3 के HNO3 के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ ग्रीन हाउस गैसेस, CH4, CO2, CFC, O3, ये सब, ठीक है। शहरीकरण, ठीक है, जो सिविलाइजेशन है शहरीकरण है। अब देखो शहरीकरण एक क्वेश्चन छोटा सा लगता है, लेकिन इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पूछा क्या किया जाएगा, शहरीकरण के दुष्प्रभाव, मतलब शहरीकरण से क्या हो जाएगा, सुना, कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी, ठीक है। देखो पॉइंट लगा लगा के लिखने हैं, रामायण की तरह नहीं लिखना है जो जिस तरह से एक पैराग्राफ सा बना दिया, नई नंबर आएंगे आपके ऊपर। पास पे जो भी नोट्स वगैरह है उससे देख लेना, आप पैराग्राफ पॉइंट सिर्फ टॉपिक टॉपिक इसके नाम ध्यान में रखना, पॉइंट हो गए 8-10 पॉइंट, बढ़िया बढ़िया। जिस तरह से मैं बोलूंगा कि शहरीकरण के प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी, ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाएगा, और मैं बोलूंगा कृषि योग्य भूमि है वो समाप्त हो जाएगी, रोजगार के साधन कम हो जाएंगे, ये सब इनके बारे में पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट है अंतरिक्ष परिस्थिति की औपनिवेशीकरण, ठीक है। अरे देखो ये सुनते हो ना आपकी चांद पर भी प्लॉट कट रहे हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या होगा, अंतरिक्ष परिस्थिति की, यानी कि आप बोला जाएगा ह्यूमन है, अर्थ को छोड़कर अदर प्लानेट है, अदर ग्रह पर गति कर रहा है, ठीक है, उसी की रिगार्डिंग। तो उससे मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो सब लिखने हैं। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मीनिंग में क्या बोलूंगा, जो नगन चट्टानी होती है, ठीक है, यानी बंजर चट्टानी होती है, उस पर जो फॉरेस्ट तक का निर्माण हो जाना, मतलब फल फूल पौधे का निर्माण हो जाना, वो क्या करेगा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वर्ड की लिथो वर्ड किससे संबंधित है, चट्टानों से, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण है कहाँ किस तरह से कैसे होता है, ठीक है। इसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन वगैरह उनके नाम लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट बात बोलूंगा प्रदूषकों का जैविक न्यूनतमकरण, ठीक है, बायोडिग्रेडेशन, यानी प्रदूषक होते हैं, ठीक है। देखो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के प्रदूषक होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उनका जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब जिस तरह से जो पर्यावरण की उपस्थिति में, डिग्रेडेबल का मीनिंग नष्ट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, उनके बारे में लिखना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैव संचयन, बायोक्यूमुलेशन। ये जैव संचयन है और जो जैव आवर्धन है अप्रोक्स सेम सी डेफिनेशन है, ठीक है, अच्छे से देख लें इनको, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा जलवायु व ध्वनि प्रदूषण। अब देखो इन तीनों में से एक आएगा, मैं श्योर नहीं हूं कौन सा आएगा, ध्यान से सुनना, मैं श्योर नहीं हूं कौन सा आएगा, लेकिन मैं इतना श्योर हूं जल आ जाए, वायु आ जाए, ध्वनि प्रदूषण। 6th क्लास से निम्न लिखते आ रहे हो, जल प्रदूषण पर निम्न लिखो, ठीक है। क्वेश्चन होगा वही है, लेकिन थोड़ा तरीके से लिखना है। आप BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है। जल प्रदूषण आ जाए, वायु प्रदूषण आ जाए, ध्वनि प्रदूषण आ जाए, ठीक है। और इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे जल और ध्वनि वाला लगा, कि वायु वाला पहले आ गया, ठीक है। तो इनको तीनों को ही अच्छे से देख लेना, देखो मेरी मानो तो, ठीक है। जलवायु पर इनके बारे में लिखना है, इनके बारे में देखो मैं फिर बोलता हूँ पैराग्राफ टाइप से नहीं लिखना है। इसके मतलब जल प्रदूषण है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। जल प्रदूषण है किन किन कारणों से होता है, जल प्रदूषण के प्रभाव लिख दिए, जल प्रदूषण के कारण से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो सब लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जलवायु पर ओजोन है, ये ओजोनोलाइसिस, ओजोन का क्षय O3 है, उसके रिगार्डिंग जो ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनता है किस तरह से बनता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से उसको तोड़ता है, वो सब सौरमंडल में, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में टूटना वगैरह सब लिखोगे। नेक्स्ट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में लिखना है। जो एल नीला व लानीना प्रभाव, सुना है ना, एल नीना लानीना, देखो नाम देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रशांत महासागर में क्या होता है, जो गर्म धाराएं होती है, जो गर्म जल की धाराएं होती है, गर्म वाली जो एल नीला और ठंडी वाली लानीना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्डी विनबर्ग का नियम, इस बार श्योर आएगा। हार्डी विनबर्ग का नियम है, अच्छे से देख जाना, ठीक है। हार्डी विनबर्ग का नियम अच्छे से देख जाना। फिर कर रहा हूँ डार्विनवाद का वर्णन, ठीक है, ये थोड़ा लेस इंपोर्टेंट है, लेकिन हार्डी विनबर्ग का नियम श्योर आएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, श्योर है, आएगा, अच्छे से देखे जाना। नेक्स्ट है स्पेसिएशन, जाति उद्गम, ठीक है, मतलब कोई नई जाति है उसका निर्माण कैसे होता है, मतलब पुरानी जाति से नई जाति का। देखो आपने जो ये अपने 7 महाद्वीप है, इससे पहले वो सुना होगा कि मतलब ये जो पृथ्वी 2 भागों में टूटी थी, तो आधे जीव इधर रह गए थे, आधे इधर, उधर वाले में मतलब नया विकास हो गया। जिस तरह से मैं बात करूँ नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वगैरह, ठीक है। सेम इसी तरह से स्पेसिस में क्या होता है कि मतलब कोई जीव है दूसरे स्थान पर चला जाए और वहीं पर उन्हीं के अनुसार अनुकूलित हो जाए, वो स्पेसिएशन में आएगा। आपने कई प्रकार के एग्जाम्पल पढ़ रखे होंगे और अच्छे से पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मानव विकास, ठीक है, मानव विकास, ठीक है। हम कौन से हैं,
होमोसेपियंस सेपियंस अपने से पहले कितने आ गए, ठीक है। अरे निएंडरथल आ गए, क्रोमेग्नोन आ गए, और भी जो भी आपने इतने सारे ह्यूमन के नाम पढ़ रखे हैं वो सब किस में आएंगे, मानव उद्विकास में, ठीक है। स्टार्ट से लेकर पूरा लिखना है, ठीक है। अरे जो चिंपांजी, गिम्बाज, ये जो बंदर वगैरह ऑल ओवर पूरा उद्विकास इनका लिखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अंतरिक्ष की बसावट, ठीक है। अंतरिक्ष की बसावट, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है। अंतरिक्ष की बसावट, अंतरिक्ष परिस्थिति की, ठीक है। अंतरिक्ष स्पेस, स्पेस में मतलब रहने का सिस्टम। देखो आपने जापान की, अमेरिका की, इनकी, रूस की, रसिया की, मोस्टली अभी रसिया का है जो स्पेस सिस्टम है, मतलब स्पेस में उसका ग्राफ लगा हुआ है कि वहां पे मतलब साइंटिस्ट एनी टाइम रहते हैं, ठीक है। तो मतलब वहां पे बसावट किस तरह से, कैसे उष्ण बिंदु, ठीक है। जो हीट पॉइंट है वो क्या होता है, मतलब टेम्परेचर की स्टोन जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार। की स्टोन का मीनिंग होता है कि बहुत सारी जातियों में एक ऐसी स्पेसिफिक जाति मतलब जो ऑल ओवर उसको कंट्रोल करती है। जिस तरह से मान लो कि कोई कॉलेज है, कॉलेज में कंट्रोल किसका चलता है, कॉलेज में कंट्रोल किसका चलता है, प्रिंसिपल है, एमडी, डायरेक्टर, इनका चलता है। तो कीस्टोन का मीनिंग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, तो पूरे सिस्टम को संभालती है, जिसकी संख्या तो कम हो लेकिन क्या करे, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करती है। नेक्स्ट संकटग्रस्त जाती है, ठीक है। यानी जो संकटग्रस्त जाती है मतलब कौन कौन सी, इसके देखो नाम लिखने हैं, ध्यान से सुनना। रेड पांडा बुक जो आयुषेन में, इनके नाम लिखने अच्छे से। नेक्स्ट सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, हार्ड नहीं है। अपने राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव उदाहरण है, अब कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। हरिसरिस्का है, भरतपुर वाला है, और भी जो भी है ऑल ओवर इसमें लिख देना है। 1986 में स्टार्ट हुआ, फिर बाद में इसमें ये परिवर्तन हुआ, शेर के लिए बनाया गया, सिख के लिए बनाया गया, जयपुर में ये खुला, वो सब ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अपने राजस्थान में कौन से, इंडिया लेवल पे कितने राष्ट्रीय पार्क है, जो भी दो चार के नाम याद हो लिख देना। नेक्स्ट देखो इनके बारे में, ये तो 3 डेफिनेशन इनके बारे में पूछा जाता है कि ये है क्या, इनकी फुल फॉर्म लिखना है पहले। आयुसीएन, इसमें इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन वो कल्चर नेशन एंड, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन कल्चर नेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। WWF का वर्ल्ड वाइड फंडिंग फॉर नेचर। नेक्स्ट यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट है जर्म प्लाज्म बैंक। ये जर्म प्लाज्म बैंक का मीनिंग ऐसा बोल सकता हूँ कि जिस तरह से जो मोस्टली जर्म प्लाज्म, देखो जूलॉजी में बात करें तो इसका मीनिंग क्या बोलूंगा कि जिस तरह से संकटग्रस्त जातियां होती है, ठीक है। तो वो संकटग्रस्त का मीनिंग है कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएगी, तो मतलब उसकी प्रजाति का, उसका मैं बोलूंगा उसका डीएनए का उसको संरक्षित करना, ठीक है। उसके डीएनए को संरक्षित करना, जिससे ये मतलब कि आगे की ओर भी ये एज इट इज रहे, या मतलब इसका संरक्षण कर लिया जिसके रिगार्डिंग ये विलुप्त होने से उसको बचाया जा सके, वही क्या होगा, जर्म प्लाज्म बैंक होगा, ठीक है। बोटनी देखो मुझे थोड़ी इतनी एफिशिएंट नहीं आती है, काफी 6-7 साल हो गए, 2015 के समथिंग, 14 के समथिंग मैंने कोचिंग की थी, तो काफी टाइम हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के पेपर है मैंने यहाँ भी डाल दिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट ये भी मत समझना कि मुझे कुछ ही नहीं आता है, ठीक है। यदि कुछ ही नहीं आता तो RUHS, RCDF इन एग्जामों में सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है।